Hello everyone, welcome back to our channel Pharmaspirant। लास्ट क्लास में फार्माकोलॉजी का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो था बेटा वो अपना कंप्लीट हो गया था और फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर विच नेम इज एंटी एंजाइनल ड्रग। पीसीआई 5th सेमेस्टर का ये टॉपिक है बेटा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का। ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस यानी ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो अपना टॉपिक है उसी का ये चैप्टर है बेटा, है ना। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी एंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, एंटी एरिथमिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें डिस्कस करना है। मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बता रहा था, आज भी मैं फिर से आपको बताता हूं कि अगर आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। और मेरे ही चैनल पे यानी इसी चैनल पे फार्मास्पिरेंट के चैनल पे ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एचएपी वाला पोर्शन यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला पोर्शन अवेलेबल है बेटा। टोटल 5 वीडियोज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो इन पांचों पार्ट को देख लेंगे तो आपको जो ये डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, चाहे वो एरिथमिया हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर हो, एंजाइना हो, हाइपरटेंशन हो, इन डिसऑर्डर्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ हार्ट के जो एचएपी वाला पोर्शन है जहां से जीपेट के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं वो भी टॉपिक्स आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अच्छा, उनके पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेस पर हम ट्रीटमेंट अप्रोच देखते हैं। जैसे मैंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आपको बताया था कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हुआ है तो बीइंग अ फार्मासिस्ट हम कैसे फॉर्मुलेशन डेवलप करें, कौन से ट्रीटमेंट अप्रोच को हम वहाँ पर क्या करें, लेकर के आए। तो वैसे ही अगर हम एंजाइना की बात करें बेटा, एंटी एंजाइनल ड्रग्स की बात करेंगे तो इसमें भी वैसे ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हमें वही पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करनी होगी डिसऑर्डर की, ताकि हम वहां पर ड्रग्स को क्या कर सकें, बाइंड कर सकें। क्लासिफिकेशंस मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। ऑटोमेटिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, रेनिन इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर या एंजियोटेंसिन 1 इनहिबिटर, ये सारे ड्रग्स ऑटोमेटिक्स नहीं आते हैं। इन ड्रग का हमने रूल्स देखा था कि यही वो ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं ट्रीटमेंट अप्रोच में। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टोटल 4 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है, उन पार्ट को जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एंटी एंजाइनल ड्रग। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, दैट इज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग, चलिए, यानी कि ये वो ड्रग्स हैं जो एंजाइना डिसऑर्डर में क्या होंगे, यूज होंगे। यानी ये वो ड्रग्स हैं बेटा जो ड्रग्स क्या होंगे भाई, तो ये जो एंजाइना है इस एंजाइना वाले केस में ये ड्रग क्या होंगे, यूज होंगे, है ना। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स का मतलब क्या हो गया, दोज ड्रग विच आर यूज्ड इन द केस ऑफ एन एंजाइनल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग इज नोन एज एंटी एंजाइनल ड्रग। तो हमें फार्माकोलॉजी डायरेक्ट मेडिसिनल ड्रग्स यानी मेडिसिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, ड्रग रिलेटेड पॉइंट ना पढ़ करके हम सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी पे जाते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, और उसी के बेस पर एंजाइना की ट्रीटमेंट आप क्या करोगे यहाँ पर। यानी जो हमारा रिसर्च का जो अप्रोच है वो अप्रोच आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ना है तो मैं हमेशा क्या बताता हूं कि जो भी डिसऑर्डर आपके सामने है, जो भी डिजीज आपके सामने है, उन डिजीज को आप सबसे पहले क्या करो, कंप्लीट करो, उन डिजीज को सबसे पहले पढ़ो। तो डिजीज अपने पास क्या है भाई, एंजाइना। तो एंजाइना होता क्या है, तो उसको समझने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि हार्ट को काम करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, O2 का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीजन। तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय हार्ट, किसके द्वारा भाई, हार्ट के द्वारा।
तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय हार्ट, यानी हार्ट जो है देखो किसी भी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए बेसिक जो नीड होती है वो क्या होती है, एनर्जी की होती है। एनर्जी की नीड का मतलब है कि अगर हम कोई काम करते हैं, कुछ मार्केट से परचेस करने जाते हैं तो हमें अपनी करेंसी खर्च करनी होती है। जैसे हम रुपया, डॉलर, पौंड, जो भी हमारी करेंसी है उसको हम क्या करते हैं, वहां पर यूज करते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन करती है, जैसे किडनी अपना फंक्शन कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना फंक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना फंक्शन कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम अपना फंक्शन कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वैसे ही अपना फंक्शन कर रहा है। तो ये फंक्शंस करने के लिए इनको अपनी करेंसी खर्च करनी होती है। और करेंसी किस फॉर्म में होती है, एनर्जी के फॉर्म में। और जो हमारी बॉडी की जो करेंसी है बेटा, उस करेंसी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी। तो एनर्जी की करेंसी, आपको मालूम है कि एनर्जी करेंसी जो हमारी बॉडी की है वो क्या है, एटीपी। यानी जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी में, अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं क्लास ले रहा हूं, अगर मैं बोलने में कैपेबल हूं, यानी मैं अपनी एनर्जी करेंसी को कंज्यूम कर रहा हूं, मैं अपनी एटीपी को लॉस्ट कर रहा हूं, क्योंकि बगैर एटीपी के, बगैर एनर्जी के मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो देखो होता क्या है कि हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसका काम है ब्लड को पंप आउट करना, यानी हार्ट का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये जो काम हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हार्ट कर रहा है, इसके लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी। इसके लिए इसको क्या चाहिए, एटीपी। और हम सभी को मालूम है कि एटीपी का फॉर्मेशन कब होता है, जब किसी सेल के अंदर, देखो सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ही ऑर्गन बने हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। यानी अगर हम कोई भी फंक्शन, अगर हमारी हार्ट कर रही है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर की जो हार्ट हमारी कोई फंक्शन कर रही है, यानी कोई कार्डियक सेल फंक्शन कर रहा है, क्योंकि सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी की होती है तो वो हमारी सेल के थ्रू होती है। तो आपको मालूम है कि सेल में क्या आती है भाई, फूड आती है। फूड किसके थ्रू आएगी, तो ब्लड के थ्रू। ब्लड में जब हम फूड खाते हैं तो फूड कहां पे जाता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में। तो ब्लड में क्या चला जाता है, फूड। और ये ब्लड की जब सप्लाई होती है इस सेल में तो क्या आ जाता है बेटा, फूड आ जाता है। फूड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन कब हम लेंगे, ब्रीदिंग के समय। ब्रीदिंग के समय ऑक्सीजन हम लेते हैं और बदले में हम क्या करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं। O2 इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड से क्या बनता है भाई, तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और यही एटीपी हमें क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है ना। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर हार्ट को काम करना है तो हार्ट को भी क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी कब मिलेगा, जब हार्ट के पास फूड जाएगा और क्या जाएगा, O2 जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। बगैर ऑक्सीजन के हमारी बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है मसल्स में, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होते हैं तो सडन एनर्जी की फॉर्मेशन करने के लिए बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करती है, जिसमें कि एटीपी प्लस लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या बनता है, एटीपी प्लस CO2। तो ये CO2 को तो हम बाहर कर देते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, और एटीपी को हम कंज्यूम करते हैं, एटीपी को हम स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए। तो यहां पर क्या कहता है कि फूड से क्या बनती है, फूड से। और फूड कहां से आएगी बेटा, ब्लड के थ्रू। हमने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन ब्लड में गई और ब्लड के थ्रू वो क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं। मैं वो भी बताऊंगा, ब्लड का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको इसी सेमेस्टर में पढ़ना भी है। 5th सेमेस्टर में ही अपना ब्लड से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसमें मैं ब्लड का रोल बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, कौन बाइंडिंग प्रोटीन का रोल बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्ट कह रहा है कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय हार्ट। हार्ट जो है ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, अगर वो सप्लाई भी क्या है बेटा, उतना ही है। यानी कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय कोरोनरी आर्टरी, यानी कि क्या है भाई, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी क्या होते हैं जी, ये कोरोनरी आर्टरी क्या होते हैं, हार्ट में ब्लड को सप्लाई करने वाले जो आर्टरी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी। ये मैंने आपको HAP वाले पोर्शन में कवर करवाया है, वो प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियोज मिल जाएंगे CBS के टॉपिक में, तो वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो यहां पर देखो क्या कहता है कि अगर जितना हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए उतना ही अगर हम ऑक्सीजन हार्ट को देंगे, जैसे मानकर चलो आपने पॉकेट खर्च के लिए अपने पिताजी से पैसे मांगे,
आपके फादर से आपने पैसे मांगे कि डैडी मुझे 100 रुपया पर डे हमें पॉकेट खर्च चाहिए। अगर आपको 100 रुपया पर डे मिलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पिताजी से ना नफरत होगी, पिताजी पे ना आपको गुस्सा आएगा, ना पिताजी से आप कुछ कहोगे। लेकिन अगर पिताजी 100 के बजाय आपको 50 रुपया पर डे देना शुरू कर दे, यानी कि डिमांड आप 100 का कर रहे हो, दे वो 50 रहे हैं, दे वो 40 रहे हैं, तो आप क्या होगे, अपने पिताजी पर गुस्सा होगे। ऑब्वियस सी बात है। तो वही हमारी बॉडी है, ये डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय हार्ट, हार्ट जो है वो आप समझो कि आप हो, और ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये समझो कि आपके पिताजी हैं। तो आपने हार्ट ने क्या किया कि अपने पिताजी से डिमांड कर रहा है ऑक्सीजन की, कि हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सकें, हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। ये क्या रखा है भाई, वहां पर डिमांड रखा है। अगर वो सारी चीजें दे दी जाती है तब तो कोई डिसऑर्डर नहीं, यानी अगर जितना मांगा गया है, जितना ऑक्सीजन की डिमांड की गई है, अगर उतना दिया जाए, यानी इक्वल वहां पर सप्लाई किया जाए, तो कोई डिसऑर्डर होगा क्या, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होगी। आपके पिताजी से आपने जितने पैसे मांगे उतने पिताजी आपको दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी परेशानी नहीं होगी, पिताजी से बहुत प्यार होगा आपको। तो यहां पर भी सेम केस है। इस केस में देयर विल बी नो एनी डिसऑर्डर सीन, यहां पर कोई भी डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा बेटा, यहां पर कोई भी डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन केस सीन चेंज हो गया। सीन चेंज क्या हो गया भाई, तो अगर सीन सेकंड केस में आते हैं कि अगर इफ डिमांड ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय हार्ट इज मोर, यानी कि डिमांड जितना किया जा रहा है, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय हार्ट इज मोर एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय कोरोनरी आर्टरी इज लेस, तब क्या होगा, आपने पैसे ज्यादा मांगे, यानी आपने डिमांड ज्यादा किए और सामने वाले पैसे कम दे रहे हैं, उस केस में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो देखो यहां पर अब बैलेंस नहीं है जी, क्योंकि डिमांड क्या है, ज्यादा है, डिमांड यहां पर क्या हो गया है, ज्यादा, और सप्लाई क्या हो गई है, कम। हम मांग रहे हैं कि हमें 10 ml ऑक्सीजन चाहिए, कितना चाहिए भाई, 10 ml, और ये हमें 5 ml ही दे रहे हैं, यानी हार्ट को नीड है कि हमें 10 ml एनर्जी आप दोगे, 10 ml ऑक्सीजन दोगे, तब हम वहां पर क्या करेंगे, उतना काम कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा उतना ज्यादा बॉडी में एटीपी बनेगा। रेस्पिरेशन का तो मेन रोल ही है एटीपी का फॉर्मेशन करना माइटोकॉन्ड्रिया के अंडर में, जिसमें आपने क्रैब्स साइकिल वगैरह पढ़ा होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं। बायोकेमिस्ट्री में या तो आप डिस्कस करोगे, क्वेश्चंस आते हैं वहां पर जीपेट में उस सब्जेक्ट से। तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय हार्ट इज मोर, लेकिन सप्लाई जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, यानी इस केस में अब ये इक्वल ना होकर के अनइक्वल हो गए हैं, ये बैलेंस में नहीं है जी, ये बराबर नहीं है, ये अभी अनइक्वल हो गया। यानी अब इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इस केस में एक डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, यानी ऑर्डर में अब काम नहीं होगा। डिसऑर्डर का मतलब ही मैंने बताया था कि कोई भी काम अगर ऑर्डर में हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है, जिस चीज के लिए वो जाना जाता है वैसे वो काम कर रहा है, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहां पर अब ऑर्डर खराब हो गया, डिसऑर्डर हो गया, यानी हमें एक बीमारी हुई और उस बीमारी को इस केस में कहा जाता है एंजाइना। तो व्हाट इज एंजाइना, इस क्लियर हुआ क्या है एंजाइना। तो एंजाइना के केस में क्या होता है कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है और उसके बजाय सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेस हो जाता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंजाइना कहते हैं। तो आई होप आपको एंजाइना वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया होगा भाई, कंप्लीट हो गया होगा। एंजाइना क्या होते हैं उसको हम समझ लिए। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया भाई, एंजाइना, है ना। तो यहां पर एक नाम आया कि एक डिसऑर्डर आ गया जी, जिसका क्या है, नाम है एंजाइना।
और एंजाइना में क्या है भाई, तो एंजाइना का सिंपल मीनिंग आपको क्या है भाई, तो डिमांड जो है, किसका डिमांड, तो O2 का डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया, और इसके बजाय जो सप्लाई है किसका, O2 का, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसके कारण इनबैलेंस हो गया, और ये क्या लीड करेगा, तो ये एंजाइना कॉज करेगा। अब आता है कि इस एंजाइना का सिम्टम्स क्या होंगे। ये सप्लाई कम क्यों हो गया, ये आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर सप्लाई क्यों कम हो गया, बॉडी क्यों नहीं चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दें, और पहले जब ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा था, अच्छा एकाएक तो एंजाइना हमें होगा नहीं कि बाई बर्थ हमें एंजाइना है, ऐसा तो होगा नहीं, हमें एज के अकॉर्डिंग हमें एंजाइना होगा। तो पहले एंजाइना क्यों नहीं हो रही थी, पहले बॉडी क्यों ऑक्सीजन बहुत अच्छे से दे रही थी, बाद में हमारी बॉडी को क्या नफरत हो गई अपने हार्ट से कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दिया। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसका मैं अभी आंसर आपको दूंगा, अभी उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा, बस एक छोटा सा पोर्शन और रह गया है। तो एंजाइना का क्या है सिम्टम्स, देखो अगर कोई डिसऑर्डर होती है तो मैंने हाइपरटेंशन में भी बताया था कि आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी घर में कुछ झगड़ा होती है तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा घर के दरवाजे पर ही कि घर में तो कुछ ना कुछ हुआ है। तो बॉडी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चीजें अगर डिस्टर्ब होती है, कुछ डिसऑर्डर अगर हमारी बॉडी में हो जाती है, कुछ बीमारियां अगर हमें हो जाती है, तो बॉडी भी क्या करती है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स सेंड करती है। और सिम्टम्स में आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको सिम्टम्स में दिखाई देगा बेटा चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में क्या होगा बेटा, पेन होगा। इसके अलावा क्या होगा बेटा, फटीग, आप बहुत ही ज्यादा थकान महसूस करोगे बेटा। ऑब्वियसली थकान क्यों नहीं होगा, क्योंकि एटीपी की कमी हो गई है, तो थकान होना जाहिर सी बात है। हमें अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम थक जाएंगे, और एनर्जी नहीं मिल रही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई आपने कम कर दी है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दोगे तो एनर्जी कम बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन कम होगा, और एटीपी की फॉर्मेशन कम होगी तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, फटीग। तो फटीग भी आपको एक सिम्टम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शॉर्ट ब्रीथ, बहुत ही कम टाइम में आप ब्रीथ करोगे। शॉर्ट ब्रीथ मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना, ये हुआ शॉर्ट ब्रीथ। ऐसे हम नॉर्मली 16 टाइम पर मिनट क्या करते हैं, ब्रीथ हम लेते हैं, लेकिन उस समय क्या हो जाएगा, और रेट बढ़ जाएगा, यानी कि ब्रीथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, यानी जल्दी जल्दी करोगे, यानी 16 के बजाय आप 20-25 टाइम क्या करोगे, आप ब्रीथ लोगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा बेटा, पेन ट्रेवल करेगा बेटा लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब। पेन जो है वो क्या करेंगे भाई, तो ट्रेवल्स फ्रॉम लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब। अब देखो इसको मैं बताता हूं यहां पर आकर के, जो पेन होगा वो लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। पेन जो होगा वो क्या होगा भाई, तो लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब कवर करेगा, यहां से यहां ट्रेवल करेगा, है ना। तो ये एंजाइना का सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि पेन जो है लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब क्या करेगा, बैक साइड से क्या करेगा, वो ट्रैवल करेगा, यहां बैक साइड से वो क्या करेगा बेटा, ट्रैवल करेगा। तो ये एक पोर्शन हो गया। तो देखो हमें एंजाइना के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो चेस्ट में पेन, आपको चेस्ट में पेन एक सिम्टम्स आती है जी, और अगर आपने सिम्टम्स पे फोकस नहीं किया बेटा तो आप बिलीव मानो कि आपको फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए एंजाइना जो है एक सिम्टम्स भेजती है कि बॉडी में, हमारी हार्ट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। अब सुनना कैसे कार्डियक अरेस्ट आ सकते हैं, कैसे हार्ट अटैक आ सकता है, वो भी चीजें मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो मैंने क्या बताया कि एंजाइना कब होगी, तो एंजाइना तब होगी जब डिमांड जो है वो हार्ट बढ़ा देगा और सप्लाई जो है आपने कम कर दी। तो उस केस में एक पेन के फॉर्म में सिग्नल जाएगी जो लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब ट्रैवल करेगी, चेस्ट पेन होगा, एटीपी की इनसफिशियंसी के कारण फटीग होंगे, और इसके अलावा आपको शॉर्ट ब्रीथ देखने को मिल सकता है। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना। तो आई होप आपको ये एंजाइना समझ में आ गया। अब हम आते हैं रीजन जिसके कारण O2 की सप्लाई कम हो जाती है। तो एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। सपोज डैट ये अपना हार्ट है जी, चलिए तो ये आपके हार्ट हैं, टोटल 4 चैम्बर होते हैं क्या बेटा हार्ट में, ऑब्वियसली टोटल 4 चैम्बर हैं। तो अपन ये 4 चैम्बर बना देते हैं, है ना। चलिए तो ये अपना क्या हो गया भाई, दिस वन इज राइट ऑरिकल, ये है बेटा लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यही है क्या हार्ट। अब होता क्या है
कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पास होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से क्या पास होगी भाई, ब्लड, यानी कि इस एरिया से एक ब्लड वेसल्स जा रही है जो बॉडी के दूसरे एरियाज में भी क्या करती है, यहां से ट्रेवल करती है। और कुछ ब्लड जो है बेटा वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पर चली जाती है, हार्ट में। ये अपना क्या है, तो दिस वन इज कोरोनरी आर्टरी, ये अपना है कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट में ब्लड को सप्लाई करती है। यानी यहां से जो ब्लड गया, जो हार्ट ने ब्लड को पंप आउट किया, तो ब्लड के पास क्या है भाई, तो कुछ ब्लड जो है हार्ट में जाएगा, कुछ ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाएंगे। क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन है तो हार्ट के पास भी क्या जाना चाहिए, ब्लड जाना चाहिए। तो ये ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि यहां पर क्या है भाई, तो ब्लड है प्लस यहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ये अगर प्रॉपर यहां पे जा रहा है तब तो हमें कोई डिसऑर्डर ही नहीं है। हार्ट ऑक्सीजन की डिमांड कब करेगा, जब हार्ट को एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का रोल और कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में सिंगल रोल यही है कि ऑक्सीजन जो है फूड को एटीपी में कन्वर्ट करती है, और कोई रोल नहीं है ऑक्सीजन का। तो हार्ट ऑक्सीजन की डिमांड तब करेगा जब हार्ट को यह लगेगा कि हमें एटीपी की जरूरत है। अब देखो, ड्यू टू लिपिड डिपोजिशन, यानी कि इस ब्लड वेसल्स में लिपिड का डिपोजिशन हो गया। ये ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स में धीरे 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 लिपिड का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे लिपिड का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। तो बताओ, लिपिड का डिपोजिशन होने का मतलब सिंपल मीनिंग आपको मालूम है कि ब्लड वेसल्स जो है, यानी कोरोनरी आर्टरी जो है, लिपिड के डिपोजिशन के कारण आप क्या देखोगे कि कोरोनरी आर्टरी जो है लिपिड के डिपोजिशंस के कारण क्या हो गया भाई, तो हमारा कोरोनरी आर्टरी जो है वो नैरो हो गया। क्यों हुआ, तो ड्यू टू लिपिड डिपोजिशन, लिपिड के डिपोजिशंस के कारण नैरो हो गया। अब नैरो हो गया तो जैसे पाइप मैंने, जैसे बीपी वाला कॉन्सेप्ट को यहां पर भी अप्लाई करना, पाइप को अगर आप कम कर दोगे, जैसे मान के चलो ये एक पाइप जा रही थी, इसमें ब्लड जा रहा था, बहुत अच्छे से सप्लाई हो रही थी, हमने इस पाइप के डायमीटर को कम कर दिया, तो ऑब्वियसली जितना ब्लड जा रहा था उतना ब्लड पास होगा क्या, नहीं, क्योंकि आपने पाइप की जो डायमीटर थी उसको आपने कम कर दी, उसकी चौड़ाई को कम कर दी। तो जैसे मान कर चलो ये पाइप है, इस पाइप से ये पेन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, अब हमने इस पाइप को और कम कर दिया, तो क्या ये पाइप क्रॉस करेगी, नहीं। यानी पहले ब्लड क्रॉस कर रही थी, अब ये ब्लड क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि आपने पाइप को क्या कर दिया है, नैरो। तो इस कारण से, यानी कि नैरो होने के कारण, लिपिड के डिपोजिशंस होने के कारण पाइप नैरो हो गई, और नैरो होने के कारण ब्लड की जो सप्लाई है बेटा वो ऑटोमेटिक कम हो गई। ब्लड की सप्लाई क्या हो गई यहां पर, तो ब्लड की सप्लाई यहां पर क्या हो गई भाई, डिक्रीज हो गई, सॉरी, ब्लड की सप्लाई यहां पर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने क्या बताया कि नैरो होने के कारण ब्लड की सप्लाई यहां पर डिक्रीज हो गया, यानी कि कम हो गया। अब ब्लड की सप्लाई अगर डिक्रीज हुई तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो ब्लड अकेले नहीं जा रहा है, ब्लड के पास क्या है भाई, तो ब्लड के पास न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि फूड जो आपने खाया है, ब्लड के पास ऑक्सीजन है जो आपने ब्रीदिंग के थ्रू लिए हैं। अगर ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली फूड की भी सप्लाई कम होगी और ऑक्सीजन की भी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता है। जब हम सो भी जाते हैं तब भी हमारा हार्ट जो है वो अपना काम करता है। यानी एकमात्र हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो बाई बर्थ तो टिल द डेथ फंक्शन करता है, यानी जब से जन्म होती है तब से मृत्यु तक हार्ट अपना काम करता है, ये कभी रेस्ट ही नहीं करता। और रेस्ट नहीं करता तो इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, इसको फूड भी चाहिए, क्योंकि यही फूड और यही ऑक्सीजन आगे जाकर के क्या बनाएगा, एटीपी, और उसी एटीपी को यूज करके हार्ट अपना काम करेगा, यानी ब्लड को पंप आउट करेगा, हार्ट अपना फंक्शन शो करेगा। और आपने यहां पर लिपिड की डिपोजिशंस होने के कारण, यहां पर आपके ब्लड वेसल्स नैरो होने के कारण ब्लड की सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, यानी 100% वहां पर ऑक्सीजन की भी सप्लाई क्या होगी भाई, तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई डिक्रीज हो गई, फूड की भी सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब बताओ, अगर हार्ट को आप फूड नहीं दोगे, हार्ट को अगर आप ऑक्सीजन ही नहीं दोगे और आप कहोगे भाई तुम काम करो, तो क्या हार्ट काम करेगा, नहीं करेगा। जैसे मानकर चलो आपकी गाड़ी में तेल खत्म हुई है, तो गाड़ी क्या करती है, जब आप बाइक चलाते होगे, कार चलाते होगे, या तो अगर आपको घर में पंप होगा,
मोटर्स वगैरह जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, उनमें अगर आपने फ्यूल उनकी कंप्लीट फिनिश हो गई, फ्यूल उनका खत्म हो गया है, तो उस केस में क्या करती है, गाड़ी जो है वो आपको धक्के देती है कि एक सिग्नल सेंड करती है कि गाड़ी में तेल खत्म होने वाली है। तो हार्ट भी एक सिग्नल सेंड करता है कि भाई हार्ट में फूड प्रॉपर नहीं आ रहा है, हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। अगर प्रॉपर फूड नहीं आ रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन हार्ट में नहीं आ रहा है, यानी अब आपका जो हार्ट है वो अब क्या करने वाला है, तो अब हार्ट आपको एक सिग्नल सेंड करेगा। और सिग्नल किस फॉर्म में रहेगा, तो आपको मालूम है कि इस केस में हार्ट आपको एक सिग्नल सेंड करेगा, और वो सिग्नल क्या होगा, पेन के फॉर्म में। और इसी सिग्नल को हम क्या बोलेंगे कि हार्ट को क्या हो गया है, एंजाइना। हार्ट को क्या हो गया भाई, एंजाइना हो गया। तो सिंपल सा फंडा है कि ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी क्यों होती है, तो ड्यू टू लिपिड डिपोजिशन। लिपिड के डिपोजिशन के कारण ही यहां पर क्या होती है बेटा, हार्ट में क्या होती है भाई, तो हार्ट में ब्लड की कमी होती है, हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है। देखो, क्योंकि ब्लड कम सप्लाई होगा तो साथ में फूड भी कम सप्लाई होंगे, साथ में ऑक्सीजन भी कम सप्लाई होंगे। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो एटीपी बनना बंद हो जाएगा, एटीपी कम होगा तो हार्ट काम करना कम कर देगा। और आप कहोगे हार्ट नहीं तुम तो काम करो यार, हम तो ज्यादा फंक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में हार्ट एक सिग्नल सेंड करेगा जिसको हम बोलते हैं एंजाइना। तो ये रीजन समझ में आ गया क्यों सप्लाई कम होती। मैंने यहां पे लिखा था कि सप्लाई ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम होती है, तो ड्यू टू डिपोजिशंस ऑफ लिपिड। लिपिड के डिपोजिशंस के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस। मैंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में भी आपको दो डिसऑर्डर बताए हैं, एक आर्थरोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर बताया मैंने, और एक आपको बताया है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए या तो लिपिड का डिपोजिशंस बढ़ जाए। किसमें भाई, तो कोरोनरी आर्टरी में। किसमें, कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि इस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। जो हार्ट में ब्लड को लेकर के जाए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोनरी आर्टरी। और यहां से जब आप पढ़ते होगे ना, यहां से ऐसे पढ़ते होगे, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और एक कोरोनरी साइनस यहां पर आती है, तो यही वाली कोरोनरी साइनस यहां पर आ रही है। तो आप हार्ट के, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हार्ट का जो फिजियोलॉजी वाला है पोर्शन उसको कंप्लीट कीजिए, जितना जल्दी हो सके। आप हमारी जो क्लासेस है उस क्लासेस को आप क्या करिए, देखिए। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं जी, कि डिसऑर्डर ड्यू टू सप्लाई ऑफ लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके रीजन पे आते हैं कि इसका रीजन क्या है। चलिए, तो ये जो डिसऑर्डर है अकर्स हम सभी को मालूम है क्या है भाई, तो डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, और लेस सप्लाई भी कह सकते हैं ना, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना। तो एंजाइना अगर देखो इनसफिशियंसी होती है तो उस केस को, उस डिसऑर्डर को हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा, तो उस डिसऑर्डर को हमने नाम दिया एंजाइना। अब बोला जा रहा है कि एंजाइना जो है जिसमें पेन प्रोड्यूस होता है, इसके दो रीजन हैं। एंजाइना होने के कितने रीजन हैं, 2 रीजन्स हैं। तो यहां पर हमें रीजन्स डिस्कस करने हैं कि एंजाइना के टोटल कितने रीजन्स हैं भाई, तो एंजाइना के टोटल 2 रीजन्स हैं। एक रीजन है अपना बेटा माइनर, थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाते हैं, और एक अपना रीजन है बेटा मेजर। एक माइनर रीजन है और एक है मेजर रीजन। माइनर रीजन में देखो क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा मैं आपको बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन बताता हूं कि क्या होता है कि समटाइम्स, जैसे मान कर चलो सडन आप जिम चले गए, कभी आपने जिम नहीं गए और आज पहले दिन आप गए और जिम करके चले आए, तो अगले दिन आपको बॉडी में पेन होगी, मसल्स पेन होंगे। या तो आप मान के चलो कभी आपने काम नहीं किया, कभी आपने दौड़े नहीं हो, यानी रन नहीं किया, और एकाएक आप दौड़ करके चले आए 2 किलोमीटर, तो आपकी मसल्स में क्या होगी, पेन होगी। वो पेन पता है क्यों होती है,
देखो जैसे मानकर चलो हम डेली काम कर रहे हैं, डेली हम फंक्शन कर रहे हैं, तो बॉडी को मालूम है, हमारी ब्रेन को मालूम है कि इस मसल्स को कितनी एटीपी की जरूरत है, चेस्ट वाली मसल्स को कितनी एटीपी की जरूरत है, बॉडी के पिन जो लेग वाला एरिया है उसको कितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी होम्योस्टैटिस मेंटेन करती है और उतनी ही एटीपी डेली क्या करती है, सप्लाई करती है। लेकिन आपने सडन क्या कर लिया भाई, डंबल कर लिया। अब डंबल कर लोगे तो एकाएक एनर्जी यहां पर क्या हो गई, रिक्वायरमेंट बढ़ गई। लेकिन एनर्जी कहां से बनेगी, एनर्जी तो डेली यहां पर मान के चलो 50 एटीपी आपको डिमांड थी, आज आपने 500 एटीपी मांग लिया एकाएक, तो 500 एटीपी अगर आप एकाएक मांग लोगे तो वहां पर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो उस केस में क्या होता है कि सडन जब एनर्जी की जरूरत होती है, उस कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं। अगर आपको क्या चाहिए भाई, सडन एनर्जी, तो सडन जब एनर्जी आती है बेटा, तो बॉडी क्या करती है, फूड को एटीपी में कन्वर्ट कर देती है बगैर ऑक्सीजन के। उसको हम बोलते हैं एनारोबिक एस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मेथड से बॉडी जो है वो डायरेक्ट क्या करती है कि फूड से एटीपी बनाती है, और साथ में वहां पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड। तो क्या बना लिया, फूड से एटीपी तो आपको मिल गया, लेकिन बदले में आपको क्या मिल गया, और लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड पेन प्रोड्यूस करने के लिए होता है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेन प्रोड्यूस। यानी आप जिम करके एकाएक आते हो और आपकी बॉडी में पेन होती है, तो ड्यू टू लैक्टिक एसिड आपने एकाएक बॉडी को काम दे दिया, बॉडी के पास एटीपी नहीं थी उस मसल्स के लिए, मसल्स ने खुद के लिए एटीपी बनाना शुरू कर दिया, बगैर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बनाना शुरू कर दिया, इसलिए उसको एटीपी तो उस समय मिल गया, एनर्जी तो उस समय मिल गया, आपने डंबल तो उस समय उठा लिए जोश जोश में, लेकिन आपको बदले में वहां पर लैक्टिक एसिड भी मिल गया। और लैक्टिक एसिड अगर आपको मिल गया तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, पेन प्रोड्यूस होगा। तो माइनर रीजन क्या कहता है कि इन अब्सेंस ऑफ, क्योंकि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर दिए हो, कम कर दिए हो। एंजाइना हुआ किस लिए था बेटा, एंजाइना तो इसी रीजन से हुआ था ना। यहां पर जो मैंने आपको बताया कि जो एंजाइना हुआ है, तो इस एंजाइना का मेन रीजन क्या था, इस एंजाइना का मेन रीजन ही यही था कि आपने सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या कर दी हो, लेस कर दी हो, आपने सप्लाई ऑक्सीजन की क्या कर दी हो, कम कर दिए हो। तो यहां पर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, क्योंकि सप्लाई कम हो चुकी है, तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्डियक मसल्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या परफॉर्म करता है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या है बेटा, तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्डियक मसल्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशंस which result anaerobic respiration resulting formation of lactic acid. This lactic acid be responsible for पेन। तो जो एंजाइना में पेन हो रहा था वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण हो रहा था। अभी मैंने आपको बताया ना कि एंजाइना के केस में आपको चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, पेन ट्रेवल होगा लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब, फटीग होगा, ये सारे मैंने आपको क्या बताया, सिम्टम्स बताए। तो जो पेन्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर क्या बनना शुरू हो गया, लैक्टिक एसिड। लेकिन ये माइनर रीजन है जी, ये मेजर रीजन में इसको कंसीडर मत करना। ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है भाई, माइनर रीजन है, इसको आपको माइनर रीजन में रखना है। तो माइनर रीजन आपको समझ में आ गया कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि आप ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी करवा रहे हो, उस कारण से क्या हो रहा है भाई, लैक्टिक एसिड का यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है बेटा, मेजर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, चलिए यहीं पर अपन लिखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अब हम लोग आते हैं मेजर रीजन पे कि इसका मेजर रीजन क्या है लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशंस के अलावा। तो देखो मेजर रीजन फर्दर आपको दो पढ़ने हैं। इसके मेजर रीजन कितने हैं, दो।
तो हमने सिंगल पढ़ा माइनर रीजन और मेजर पढ़ा, एक हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर रीजन। मेजर रीजन भी दो हैं एंजाइना होने के कारण। क्या है? दो रीजन है। एक रीजन है कि क्या हो जाए, आर्थरोस्क्लेरोसिस। क्या हो जाए बेटा? आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशंस ऑफ लिपिड, depositions of lipid inside the blood vessels. That's why the diameter of blood vessels will reduce, that may lead to less supply of blood, oxygen as well as food, that will lead to cause angina disorder. यानी कि आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की डायमीटर कम हो जाती है क्योंकि लिपिड का डिपोजिशन हो गया, उसको हम एथ्रोमा भी बोलते हैं बेटा। तो यहां पर आर्थरोस्क्लेरोसिस अकर्स इन, यहां पर ध्यान रखना, अकर्स इन कोरोनरी आर्टरी। कहां पर भाई? कोरोनरी आर्टरी में। कोरोनरी आर्टरी में यह क्या हो जाएगा? आर्थरोस्क्लेरोसिस अकर्स होंगे कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है। इसके अलावा देखो, ऑब्वियस मैंने अभी आपको बताया ना कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाता है भाई। तो यहां पर देखो मैंने बताया था कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाता है। हाँ, यहां पर मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स के अंदर में क्या होता है, लिपिड का डिपोजिशन। यस यस, ये वाला रीजन। तो यहां पर क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो यहां पर आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है? मेजर रीजन है कि जिस कारण से क्या होती है, एंजाइना। सेकंड मेजर रीजन क्या है बेटा? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। क्या है भाई? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्यू टू एंट्री ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एंट्री के कारण होता है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस के कारण क्या हो गया? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स हार्ड भी हो गया और कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर गया। यहां पर ब्लड वेसल्स की डायमीटर कम हुई है जी, याद रखेंगे, ब्लड वेसल्स की डायमीटर कम हुई है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। डायमीटर, ब्लड वेसल्स तो वही है लेकिन अंदर जो है वो डायमीटर जो है, देखो एक रीजन ये है कि ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर लिपिड का डिपोजिशन हो गया जिस कारण से इसकी डायमीटर क्या हो गई, नैरो, और एक ये ब्लड वेसल्स है और ये इसकी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई। तो दोनों में फर्क है। तो यहां पर फर्स्ट रीजन क्या कह रहा है? फर्स्ट रीजन कह रहा है कि यहां पर ब्लड वेसल्स की डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो गई। क्या हो गया भाई? कम हो गया। और सेकंड क्या कह रहा है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। दोनों रीजन आगे जाकर के क्या कॉज करते हैं बेटा? एंजाइना। देखो अगर डायमीटर भी कम हो गई तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड की एंट्री कम होगी, और अगर ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शंस भी हो गए उस समय भी क्या होगी? ब्लड की एंट्री कम होगी, और ब्लड की एंट्री कम होगी तो आपको मालूम है कि फूड की एंट्री कम होगी और फूड के साथ ऑक्सीजन की एंट्री कम होगी, और अगर इन दोनों की इनसफिशियंसी होती है तो हार्ट एक सिग्नल सेंड करेगा पेन के फॉर्म में, और वो सिग्नल क्या कहलाएगा भाई? डिसऑर्डर कॉज करेगा। डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे? एंजाइना। ये हमने देख लिया। तो ये तो सिंपल सा पॉइंट था कि एंजाइना होता कैसे है। माइनर रीजन, पेन प्रोड्यूस कैसे होता है, लैक्टिक एसिड, ये एक मैंने माइनर बताया, छोटा सा रीजन। लेकिन मेन रीजन हमारा क्या है? मेजर। मेजर रीजन में एक है आर्थरोस्क्लेरोसिस और एक है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस। ये दो ऐसे हैं जो क्या करते हैं? एंजाइना कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें क्या हो गया भाई? तो हमें हो गया एंजाइना। अभी हमने क्या देखा कि हमें क्या हो गया भाई? तो हमें हो गया है एंजाइना। और अगर अब एंजाइना हुआ है तो एंजाइना का क्या कराएंगे भाई? तो ट्रीटमेंट। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें क्या करानी है? ट्रीटमेंट। तो हमें यह पता चल गया कि एंजाइना हुआ कैसे है। तो एंजाइना होने के पीछे पहला रीजन हमें पता चल गया, आर्थरोस्क्लेरोसिस, यानी लिपिड का डिपोजिशन हुआ है। सेकंड रीजन हमने पता कर लिया कि यहां पर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस हुए हैं। तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जी? ट्रीटमेंट अप्रोच क्या डेवलप करेंगे? बीइंग ए साइंटिस्ट हमें ट्रीटमेंट अप्रोच करनी है। यानी अगर आप फार्मासिस्ट हो, अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो आप मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, दवाइयां बेचने के लिए थोड़ी ना फार्मेसी कर रहे हो। नो डाउट वो भी हमारा ही काम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम रिसर्च में जाएं। हमारी एक एम होती है, एक गोल होती है कि हम R&D डिपार्टमेंट में जाएं, F&D डिपार्टमेंट में जाएं, सीनियर साइंटिस्ट बने। ये हमारी एक गोल होती है। और अगर आपकी ये गोल नहीं है तो आप ये गोल बना लीजिए। आप अपना लक्ष्य, एक एम अपना सेट कर लीजिए आज से कि आपको रिसर्च में जाना है। रिसर्च में ले कौन जाएगा? तो हमारी टीम लेकर के जाएगी, फार्मेस पेरेंट आपको लेकर के जाएगी, मैं लेकर के जाऊंगा। तो यहां पर आपको क्या करना है कि एंजाइना का ट्रीटमेंट अप्रोच देखना है कि एंजाइना को हम ठीक कैसे करेंगे। तो एंजाइना को कैसे ठीक करोगे जी?
तो देखो ट्रीटमेंट अप्रोच में पहला अप्रोच आपको जो यूज करना है बेटा, बहुत अच्छे से समझना है आप। देखो ये पूरा प्रॉब्लम कैसे आ रहा था, आप अपने पिताजी से नाराज क्यों हुए थे? आप अपने पिताजी से, अपने डैडी से इसलिए नाराज हुए थे क्योंकि आपने डैडी से 100 रुपया मांगा, आपके डैडी ने बदले में 50 रुपया दिए। आपने उनसे 100 रुपये मांगे, वो आपको 50 रुपये दिए, आप नाराज हो गए। बॉडी ने यानी हार्ट ने बॉडी से 100 ग्राम मान के चलो 100 ml ऑक्सीजन मांगा और बॉडी ने हार्ट को 50 ml ऑक्सीजन दिया, तो हार्ट बॉडी से नाराज हो गया, और नाराज हो गया तो वो मुंह फुला लिया, वो अपना एक सिम्टम्स भेज दिया पेन के फॉर्म में। जैसे आप अपने डैडी को आंख दिखा देते हो, गुस्से हो जाते हो, लाइट बंद कर देते हो, दरवाजे खोलकर गेट क्लोज करके बैठ जाते हो, तो वैसे ही हमारी हार्ट भी अपने पिताजी से नाराज हो गया, बॉडी से नाराज हो गया। तो अब इसको खुश करना है, ठीक करना है, तो पिताजी ठहरे, हम उनसे पैदा हुए हैं तो हमें अपने अंदर बदलाव लानी होगी। यानी हार्ट जो है, अब हार्ट क्या करेगा कि हमें इसकी ट्रीटमेंट अप्रोच क्या करानी होगी कि हार्ट की जो डिमांड है उस डिमांड को कम कर दो। यानी आप अगर 100 रुपया मांगे, आपके पिताजी ने 50 रुपया दिए, आपको गुस्सा आ गया, अब आप 50 रुपया ही मांगो, आपके पिताजी 50 रुपया देंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी ना। यानी ट्रीटमेंट अप्रोच में हमें पहला अप्रोच क्या डेवलप करना है कि हार्ट रेट कम कर दो, हार्ट का काम कम कर दो, आप खर्च कम करो ना। आप जो 100 रुपये खर्च करते थे वो आप 50 रुपये खर्च करो, तो आपको 50 रुपये में ही आप खुश रहोगे। तो वैसे ही हार्ट मान कर चलो 72 पर मिनट बीट करता था, 80 पर मिनट बीट करता था, 90 पर मिनट बीट करता था, अब वो हार्ट अपना हार्ट रेट कम कर देगा। यानी हार्ट अब क्या करेगा भाई, तो कहेगा भाई हम 72 नहीं, हम 60, 75, 70, 75, 70, 65, 75 के बीच में हम क्या करेंगे, हार्ट रेट हम बढ़ाएंगे। क्योंकि हार्ट का फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और 1 कॉन्ट्रैक्शन 1 रिलैक्सेशन इक्वल टू 1 हार्ट रेट। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हार्ट के अंदर एक क्या हो जाए भाई, तो हार्ट के अंदर एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और एक बार रिलैक्सेशन हो जाए, यानी हार्ट का 1 साइकिल या तो 1 हार्ट रेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यही हार्ट रेट का क्या है, हार्ट रेट ही इसका क्या है, हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हार्ट रेट। क्योंकि एक बार हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड को पंप आउट करेगा, और ब्लड को पंप आउट करना ही हार्ट का काम है। तो यहां पर काम करना है तो आपको एटीपी चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी में एटीपी कम है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। तो अब हार्ट को हम कहेंगे कि भाई तू सुनना, ऐसा कर कि तू हार्ट रेट कम कर दे, यानी काम तू कम कर। हम तुम्हें जितना पगार देते हैं, हम तुम्हें जितना पेमेंट देते हैं, तुम उतना ही काम करो, लेकिन पेमेंट मत बढ़ाने का हो। फार्मेसी में यही होता है ना कि आप जब अपने बॉस को कहोगे कि सर बहुत हो गया, अब तो बहुत कम पेमेंट है, मैं काम इतना ज्यादा करूं, आप तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा लो लेकिन पेमेंट दे दो, तो बॉस कहेगा देख भाई तुझे मैं जितना पेमेंट देता हूं तो उतना ही काम कर। तो वही कहती है बॉडी हार्ट से कि देखो हार्ट, तुम एटीपी हमसे 100 मांग रहे हो, हम तुम्हें नहीं देंगे 100 एटीपी, हम तुम्हें 100 ग्राम 100 ml ऑक्सीजन नहीं देंगे। तुम ऐसा करो, हम तुमको 50 ml ऑक्सीजन देते हैं ना, तो 50 ml ही काम करो, यानी तुम अपनी काम कम कर दो। तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, हार्ट रेट, यानी कि कार्डियक साइकिल पूरा करना। क्योंकि हार्ट रेट होगा, हार्ट रेट जैसे ही कंप्लीट होगा तो वहां से ब्लड पंप आउट हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट अप्रोच हम क्या डेवलप करेंगे, तो फर्स्ट अप्रोच हम डेवलप करेंगे कि कार्डियक आउटपुट के लिए हार्ट रेट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहां पर क्या हमने किया भाई, तो यहां पर हमने किया डिक्रीज हार्ट रेट। देखो मैं तो ऐसे ही क्लास लूंगा आराम से, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपको इतने अच्छे से हो जाएगा कि आप जीवन में कभी भी फार्माकोलॉजी नहीं भूलोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी 20 मिनट में फार्माकोलॉजी ही खत्म हो गया एक चैप्टर, ऐसा काम मेरे से नहीं होगा और ऐसा आपको करना भी नहीं है। ऐसी वीडियोज भी आपको नहीं देखनी है जो 15-20 मिनट में आपको पूरी चैप्टर ही खत्म कर दे।
है ना, आप श्रिंक होते चले जाओगे। आप जितना ब्रेन को एक्सपांड करोगे बेटा, जितना ब्रेन को यूज करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट्स होगा आने वाले टाइम में। आप सिक्योर करके मत रह जाओ सेमेस्टर एग्जामिनेशंस को पास होने के लिए कि 15 मिनट का वीडियो देख करके हम पास हो गए। पास तो आप ऐसे भी हो जाओगे बगैर वीडियो देखे ही, लेकिन अपने ब्रेन को थोड़ा सा ना एक्सपांड करो, लंबे वीडियोज देखो, अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज को देखो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो एम फार्मा में आपकी थीसिस बहुत अच्छी होगी। आप जहां जॉब करने जाओगे, जिस डिपार्टमेंट में, आपकी नॉलेज के कारण आपकी ग्रोथ वहां पर बहुत अच्छी होगी। आप किसी को कह सकते हो, किसी को समझा सकते हो, किसी डॉक्टर्स को बता सकते हो। तो यहां पर आपको ये करना है। तो देखो, डिक्रीज हार्ट रेट और हार्ट बीट। हम हार्ट बीट को, हार्ट रेट को डिक्रीज कर दे। पहला ट्रीटमेंट अप्रोच कि भाई ये डिमांड क्यों कर रहा था, क्योंकि काम ज्यादा है। आप काम ही कम कर दो, डिमांड कम हो जाएगा। अब घर में एक नौकर है तो ज्यादा काम उसको करने पर है, ज्यादा पैसा आएगा। अच्छा तू ठीक है भाई, तू एक नहीं, मैं तेरे को एक और नौकर दे देता हूं। घर में 2 नौकर हो गए, एक नौकर का मुंह ऑटोमेटिक बंद हो गया, उसका काम कम हो गया ना। वो आपको पेमेंट की बात ही नहीं करेगा, डिमांड ही नहीं करेगा कि मेरी पेमेंट बढ़ाओ। मैं आपको सीक्रेट बता दिया। तो यहां पर भी ऐसी होती है। बॉडी क्या कहती है कि तू ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, मैं ऑक्सीजन तो तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें आर्थरोस्क्लेरोसिस हो चुकी है, हमारे पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो चुके हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस हो चुके हैं। ऐसा कर, तू अपना काम ही कम कर दे। काम क्या कर दे? कम कर दे। तो हमने काम क्या है, तो हार्ट का काम है हार्ट रेट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फंक्शन उसका वही है। तो उसको हमने क्या कर दिया भाई? रिड्यूस कर दिया। सेकंड क्या कर सकते हैं? तो सेकंड रीजन हमारा था एंजाइना होने का वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहां पर हम देंगे वेसो डायलेशन। क्या करा देंगे बेटा? ब्लड वेसल्स में डायलेशन। हमें करना क्या है? जो प्रॉब्लम हुई है उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। जो प्रॉब्लम हुआ उस प्रॉब्लम को ठीक कर देना है। यही तो हमारी क्या है, बीइंग अ फार्मासिस्ट, हमारी एक ही काम होती है। प्रॉब्लम क्या था? तो हार्ट रेट ज्यादा काम कर रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा मांग रहा है, ऑक्सीजन हम प्रॉपर नहीं दे सकते हैं, तो हार्ट रेट ही कम कर देते हैं, हमारा एंजाइना ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस होने के कारण ब्लड की सप्लाई कम हो गई थी, अंदर ब्लड की सप्लाई कम हुई थी, तो फूड की सप्लाई भी बंद हो गई थी। फूड की सप्लाई बंद हुई यानी कि ऑक्सीजन की भी सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण हमें क्या हो गया? एंजाइना। चलो ऐसा करो, वेसो डायलेशन दे दो, ऐसा एजेंट वहां पे डालो, ऐसी वहां पर मेडिसिन बनाओ, ऐसी मॉलिक्यूल्स वहां पे डेवलप करो जो ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शंस के बजाय वेसो डायलेशन कॉज करते। हो गया ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हो गया ना। और थर्ड क्या कर सकते हैं? तो डिक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। डिक्रीज, ये डिक्रीज का साइन है बेटा, डिक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या है? तो कॉन्ट्रैक्शंस की एबिलिटी इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। आप जब हमारा चैनल्स पे जो सीबीएस का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है फर्स्ट पार्ट में ही देखोगे, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी से ही मैंने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है वहां पर। तो वहां पर बहुत अच्छे से इन चीजों को आपको समझ में आ जाएगा कि ये टर्म्स क्या कहता है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर की चीजों को, अंदर क्या भरा हुआ है? ब्लड। तो जैसे मानकर चलो ये 4 चैम्बर है और इस चैम्बर में क्या भरा हुआ है? ब्लड। ये चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी ये चैम्बर जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां से ब्लड क्या होगा? बाहर। यहां से ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर होगा। और ब्लड बाहर होना यानी ब्लड पंप आउट हो गया, और ब्लड पंप आउट होने का मतलब हार्ट ने अपना काम कर दिया। हार्ट का फंक्शन ही क्या है? ब्लड का पंप आउट करना। यानी अगर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट ने अपना काम कर दिया। अगर हार्ट ने ब्लड को पंप आउट करता है यानी हार्ट की वेंट्रिकल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शंस होती है यानी हार्ट ने अपना काम कर दिया। और हार्ट को काम करने के लिए क्या चाहिए? तो हार्ट को काम करने के लिए आपको मालूम है कि क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना, एटीपी चाहिए। बगैर एटीपी का हार्ट कैसे काम करेगा? तो यहां पर क्या कह रहा है कि डिक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को डिक्रीज करो। तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कैसे डिक्रीज होगी जी? ऑटोमेटिक प्रोसेस थोड़े ना है कि आपने कह दिया कि हार्ट ऐसा करो, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी तुम डिक्रीज कर दो। तो क्या हार्ट सुनेगा तुम्हारी? तुम कहोगे कि भाई मैं खाना खा लिया हूं, ऐसा करो यार, रात में आज खाना बनाने का मूड नहीं है, तुम डाइजेशन अभी मत करो, मैं जब बोलूंगा ना स्टमक तब तुम डाइजेशन करना। तो क्या स्टमक तुम्हारी सुनेगा? स्टमक तुम्हें बोलेगा कि हाँ हम डाइजेशन नहीं करेंगे? नहीं सुनेगा ना। तो हमें तो यही तो कॉन्सेप्ट है। आपने बोल दिया कि भाई हार्ट तुम अपनी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम कर दो, तो क्या कम कर देगा? नहीं। क्यों कम होगा, कैसे कम होगा, इस पे भी तो तुम्हें जाना है, इसका भी तो नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। और इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सीबीएस में पढ़ाया है।
सीबीएस के अंडर में पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आएगा बेटा जो अरिथमिया वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंटर करेगा, और यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट अप्रोच में लेकर के जाएगा, आपको एक साइंटिस्ट बनाने में हेल्प करेगा, आपको ड्रग फॉर्मुलेशन डेवलप करने में हेल्प करेगा, फार्माकोलॉजी के रिसर्च वाले एरिया में आपको जाने में हेल्प करेगा। अब सुनना, डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को आप डिक्रीज कैसे करोगे? सोचो थोड़ा सा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में मैंने एड्रिनर्जिक सिस्टम बताया था, और एड्रिनर्जिक सिस्टम में मैंने बताया था कि अल्फा रिसेप्टर का काम होता है ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शंस कॉज करना, और बीटा रिसेप्टर जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं जो हार्ट में लोकेटेड रहते हैं, उस बीटा 2 का काम क्या है? तो हार्ट रेट को बढ़ाना। हमें क्या करना है? तो डिक्रीज हार्ट रेट। तो यहां पर कौन सा ड्रग यूज करेंगे भाई? तो यहां पर ड्रग यूज करेंगे बीटा ब्लॉकर, क्योंकि देखो बीटा का काम क्या है? तो बीटा रिसेप्टर का काम है हार्ट रेट बढ़ाना, और अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया यानी हार्ट रेट क्या हो गया? कम। हार्ट रेट जैसे ऑटोमेटिक हार्ट नहीं बढ़ता, जैसे मान के चलो हम दौड़ रहे हैं तो एक हार्ट रेट बढ़ गई, तो कैसे बढ़ती है? क्योंकि वहां पर बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तब हार्ट रेट बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। तो हम बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं ना, बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा ना हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, तो ऑटोमेटिक हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें एंजाइना ठीक हो गया। क्या हो गया? ऑब्वियसली। तो हमें ट्रीटमेंट अप्रोच में यही तो देखना होता है, हमें ट्रीटमेंट अप्रोच में यही तो समझना होता है कि हम हार्ट रेट को कम कैसे कर सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर को, क्योंकि बीटा ब्लॉकर ही, बीटा रिसेप्टर ही हार्ट को क्या करता है, एकदम समझना अच्छे से बेटा। बीटा रिसेप्टर जो है, अब बीटा रिसेप्टर में भी कौन सा? बीटा 2 रिसेप्टर। कहां पे ये प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है जी हार्ट में, और हार्ट में प्रेजेंट होता है तो इसका फंक्शन क्या है भाई? तो इस बीटा रिसेप्टर का फंक्शन है कि हार्ट में क्या करता है? तो इसका फंक्शन है कि हार्ट में ये हार्ट रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। यानी अगर हमारी हार्ट रेट बढ़ रही है तो किसके कारण बढ़ रही है? तो इस बीटा 2 रिसेप्टर के कारण बढ़ रही है। तो हार्ट रेट अगर हमें कम करना है तो इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना होगा ना, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो हार्ट रेट कम करने के लिए भी तो यह रिस्पॉन्सिबल होगा ना। अगर आपके कोई फ्रेंड जो है आपको गलत आदतें सिखाता है कि भाई तू स्मोकिंग कर, भाई तू ड्रिंकिंग कर, चल मेरे साथ घूम, पढ़ना लिखना तो बेकार है, कॉलेज की दुनिया है, 3 साल तो अपन 4 साल तो आराम से जी लेते हैं, उसके बाद तो जिंदगी है ही, टेंशन है ही, तो आपको उससे बचना चाहिए ना। उस फ्रेंड को आप अपने कांटेक्ट में आने से रोक दो कि भाई तू आता है यार तो मुझे डिमोरलाइज करता है, मुझे तो अपनी कैरियर सेट करनी है, तू अभी 4 साल अच्छे से जिंदगी जी ले, हम आने वाले 40 साल अच्छे से जिंदगी जिएंगे। ये हुआ तो आप उस दोस्त से क्या बनाओगे? दूरी बनाओगे। तो अगर ये बीटा 2 रिसेप्टर हार्ट रेट बढ़ाता है, और अगर हार्ट रेट बढ़ती है तो हमें डिसऑर्डर होता है, तो अगर हार्ट रेट को कम करना है तो इस दोस्त को ही तो बाहर करना पड़ेगा ना, इस दोस्त को हमें क्या करना होगा? ब्लॉक करना होगा। इसलिए यहां पर हमने कौन सा ड्रग यूज किया? तो यहां पर हमने ड्रग यूज किया बीटा ब्लॉकर। तो एंटी एंजाइना ड्रग में आपकी एक क्लासिफिकेशन मिल गया, उस क्लासिफिकेशन का नाम है बीटा ब्लॉकर। एक ड्रग मिल गया। चलिए वेसोडाइलेशंस, ये भी तो हो सकता है, वेसोडाइलेशंस भी हम कॉज करा सकते हैं, यहां पर भी ड्रग्स है। नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हम यूज कर सकते हैं। मेनली कौन सा ड्रग यूज करते हैं बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये भी हमें क्या करेगा? वेसोडाइलेशन कॉज करेगा। तो देखो नाइट्रस ऑक्साइड देकर के आप वेसोडाइलेशन करा सकते हो, आपको एंजाइना ठीक हो जाएगा। और लास्ट है जी डिक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इसको समझना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पेज में मैं लेकर के आ रहा हूं। क्या है हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी? इसको हमें डिक्रीज करना है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज कौन करता है? जो इंक्रीज करता है उसको डिक्रीज कर दो। आपको कोई बिगाड़ रहा है, आपको कोई रॉन्ग डायरेक्शंस में लेके जा रहा है, बैड डायरेक्शंस में ले जा रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमें बैड डायरेक्शन में क्या ये गौतम जी लेकर के जा रहे हैं या हमारा कोई फ्रेंड लेकर के जा रहा है? गौतम सर लेकर के जा रहे हैं तो गौतम सर से दूरी बना लो, और फ्रेंड अगर लेकर के जा रहा है तो फ्रेंड से दूरी बना लो।
तो वैसे ही सबसे पहले अगर हमें हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी अगर यहां पर डिक्रीज करना है बेटा, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज कौन करता है। हमें जब ये पता चल जाएगा कि ये इंक्रीज करता है, उसको हम ब्लॉक कर देंगे, हमारी हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। क्या है बेटा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, हार्ट का फंक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हुआ यानी कि क्या हुआ, तो हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको मालूम है कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड क्या होगा, पंप आउट होगा, ब्लड बाहर होगा। और अगर ब्लड पंप आउट होगा यानी ये हार्ट का फंक्शन है, हार्ट का मेन फंक्शन ही है ब्लड को पंप आउट करना। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन यानी हार्ट का फंक्शन, तो हार्ट को फंक्शन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, केवल एनर्जी से थोड़ी ना होती है, केवल एटीपी थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट को फंक्शन करने के लिए, इसके अलावा कुछ आयंस के रोल होते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था और आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सपोज दैट कि ये एक सेल है, मान लो ये हार्ट है, तो हार्ट के अंदर देखो बेटा, सेल के अंदर कौन से चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज, बाहर कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइजेशन स्टेज, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज। इसे हम और क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज। ये रेस्टिंग कंडीशन में है। बाकी डिटेल में आपको समझना है तो आप हमारे ही चैनल पे सीबीएस का है, अगर किसी को नहीं भी मिलेगा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट करेंगे मेरे को, तो मैं वो आपको लिंक दे दूंगा, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा बेटा, है ना। मेरे नंबर पे मैं फिर से आपको नंबर दे रहा हूँ 9039301429, 14 है जी, है ना, 1429। एक मिनट, 9039301429, ये नंबर पे आप हमें क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे, है ना। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा उन वीडियोज का। अभी समझना, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। बाहर में पॉजिटिव चार्जेस कौन कौन से हैं, तो सोडियम, कौन से हैं, कैल्शियम, अंदर कौन सा है, पोटासियम। अब देखो, अगर सोडियम अंदर आता है, अगर कैल्शियम अंदर आता है तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, और अंदर और बाहर दोनों पॉजिटिव अगर हो जाता है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि अब यहां पर क्या होगा, फंक्शन। यानी अगर किसी सेल के अंदर सोडियम की एंट्री होती है, कैल्शियम की एंट्री होती है, तो सेल जो है अब वो एक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी अगर हार्ट के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है, हार्ट के अंदर अगर सोडियम की एंट्री होती है, तो हार्ट भी अपना एक्शन देने के लिए तैयार हो जाएगा। हार्ट का एक्शन क्या है, तो कॉन्ट्रैक्शन करना। हार्ट का एक्शन क्या है, ब्लड को पंप आउट करना। अब जितना ज्यादा हार्ट पे वर्कलोड करोगे उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेगा हार्ट, क्योंकि केवल आयन से भी नहीं होगा, एटीपी भी आपको लाना पड़ेगा साथ ही साथ में। तो हम क्या करना चाहते हैं कि ये लोड ही कम करना चाहते हैं, हार्ट काम ही काम करना कर दे, हार्ट जो है अपना फंक्शन कम परफॉर्म करे, हार्ट अपनी फंक्शंस रेट को डिक्रीज करे, यही हम चाहते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना होगा। अच्छा, दूसरी चीजें क्या है, मैंने आपको एक और चीज बताया था कि किसी सेल के अंदर अगर सोडियम और पोटासियम की एंट्री होती है तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन। किसी सेल के अंदर अगर क्लोरीन की एंट्री होती है तो अंदर निगेटिव चार्जेस, यानी कि सेल बिकम पोलराइजेशन, यानी क्लोरीन इंटर करता है किसी सेल के अंदर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर से मैं बताता हूं कि अगर सोडियम की एंट्री होती है कहां पर, सेल में, तो क्या होगा बेटा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। अगर कैल्शियम की एंट्री होती है सेल में तो क्या होगा बेटा, एक्शन पोटेंशियल। अगर क्लोरीन की एंट्री होती है सेल में तो क्या होगा बेटा, रेस्टिंग कंडीशन। सेल में क्या डेवलप होगा, रेस्टिंग, रेस्ट करने चला जाएगा। और अगर पोटासियम आउट होता है सेल से तो भी क्या होगा, रेस्टिंग। आया समझ में। तो यहां पर क्या है बेटा, हमें क्या करना है, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम करना है, हार्ट के फंक्शंस को कम करने हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो हार्ट के फंक्शन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से थे, तो ये सोडियम रिस्पॉन्सिबल था, ये कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल था। ये दोनों हार्ट के फंक्शंस को क्या कर रहे थे, बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हमें हार्ट के फंक्शंस को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सोडियम के एंट्री को बंद कर देंगे,
कैल्शियम के एंट्री को बंद कर देंगे। और हमने क्या बताया कि अगर पोटासियम सेल से बाहर जाता है तो भी सेल रेस्ट करता है, यानी इस पोटासियम को सेल से बाहर कर देंगे, यानी इसको क्या करेंगे, इस चैनल को ओपन करेंगे। तो जो एक्टिवेट करने वाला आयंस था उसको आपने बंद कर दिया, ये आयन आना बंद हो गया, यानी कि डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल मिलना बंद। इसके अलावा आपने पोटासियम को बाहर कर दिया, जिसके कारण सेल रेस्टिंग कंडीशन में चला गया। सेल रेस्ट कर रहा है, यानी ज्यादा काम नहीं कर रहा है, हार्ट के ऊपर ज्यादा काम नहीं है, वर्कलोड कम है। और अगर हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम है तो हार्ट को एटीपी की भी जरूरत कम पड़ेगी, और हार्ट को एटीपी की जरूरत कम पड़ेगी तो हार्ट को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर हार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी तो हार्ट को ब्लड की भी रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर हार्ट को ब्लड की रिक्वायरमेंट कम है तो ऑलरेडी हमारा जो एंजाइना हुआ था वो ठीक हो गया। तो आपने सुना होगा कि जिनको कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनको बोला जाता है कि आप ज्यादा काम नहीं कीजिए, अब आप आराम आराम से काम कीजिए, क्योंकि आप अब हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड नहीं दे सकते हैं, हार्ट के ऊपर आप ज्यादा काम करने की अब कैपेबिलिटी नहीं रही। तो क्या क्या है ट्रीटमेंट अप्रोच जी? एंजाइना का ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है? ट्रीटमेंट अप्रोच यानी जो क्लासिफिकेशन जहां से बनती है, ट्रीटमेंट अप्रोच ऑफ एंजाइना। एंजाइना का ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है? तो पहला अप्रोच क्या है था बेटा? तो देखो यहां पर पहला अप्रोच हमने क्या दिया था, बीटा ब्लॉकर। तो हम क्या दे सकते हैं मेडिसिन में? बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं क्या? ऑब्वियसली दे सकते हैं। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं? वेसोडाइलेटर। तो यहां पर मेडिसिन आपको क्लासिफिकेशन एंटी एंजाइनल ड्रग में यही सब क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम को हमें ब्लॉक करना है, इसको एंट्री नहीं होने देना है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे क्या? इसके अलावा सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसके अलावा पोटासियम चैनल ओपनर। यहां पर इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, यहां पर ओपनर देंगे, ओपन करना है ना। यहां पर देखो पोटासियम आउट होगा तब रेस्टिंग कंडीशन डेवलप होगा। क्लोरीन के साथ अपन कुछ नहीं करेंगे यहां पर, है ना। तो पोटासियम को ओपन करेंगे, बाकी इन दोनों के चैनल को, सोडियम और कैल्शियम चैनल को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे। तो जब आप एंटी एंजाइनल ड्रग पढ़ोगे, ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो उनमें यही ड्रग आपको दिखाई देंगे। बीटा ब्लॉकर्स आएंगे, वेसोडाइलेटर्स आएंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आएंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर आएंगे और पोटासियम चैनल ओपनर आएंगे। तो ये क्लासिफिकेशंस में ये सारे ड्रग यूज क्यों होते हैं, ये समझ में आ गया। क्योंकि यही वो ड्रग्स हैं जो एंजाइना को क्या करेंगे बेटा? ठीक करेंगे। तो आज वाली क्लास में एंजाइना क्या होता है, कैसे होता है, उसकी ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ एंजाइना डिस्कस करेंगे बेटा, कुछ ड्रग्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और चैप्टर अपना क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपकी एंजाइना क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। आप जल्दी से जल्दी हमारा जो फार्मास्पेरेंट का जो ऐप है बेटा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी के पास वो ऐप नहीं है तो मैंने जो नंबर दिया वहां से आप मेरे से लिंक मांग सकते हैं, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी फार्माकोलॉजी की बुक है, उस बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजोन पे। बहुत ही सस्ती, बहुत ही लो कॉस्ट में हमारी बुक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। चाहे आप जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नाइपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, फार्माकोलॉजी अपना एमबीबीएस जो पीजी का एग्जामिनेशन होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, डी फार्म के अगर आप स्टूडेंट हो, फार्मा डी के अगर आप स्टूडेंट हो, बी फार्मा के स्टूडेंट हो, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए वो बुक क्या है बेटा? सफिशिएंट है। कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल पे, मेरे से व्हाट्सएप पे वो डाउट पूछ सकते हो। आपका टेस्ट भी होगा बेटा, टेस्ट का सॉल्यूशन भी मैं लाइव लेकर के आऊँगा। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़िए और आपके जितने भी कलीग्स हैं, यानी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनको इन चैनल पे जरूर जोड़िए बेटा, क्योंकि ये चैनल्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी प्रिपरेशंस आपको करवाएगी और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में, बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी। आप जो 2-4 वीडियोज देख चुके होंगे मेरा या दूसरे टीचर्स का, तो आपको यह एहसास हो गया होगा कि ये चैनल जो है वो बहुत ही बेस्ट है
और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।